गुड मॉर्निंग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री, है ना। अभी तक हम बात कर रहे थे क्लास 9 में सोशल साइंस की। अभी आपके लेक्चर सोशल साइंस के हैं, अभी कुछ टाइम बाद से फिर से कंटिन्यू होंगे। और अभी हम फिर से यहाँ पे स्टार्ट, फिर से क्या मतलब, अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा हमने सोचा कि साइंस का जो पोर्शन है डिले हो रहा है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। और जो इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आपके सोशल के भी लेक्चर कंटिन्यूअस हो जाएंगे, तो आपको दोनों लेक्चर साइमल्टेनियसली आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री, है ना। जैसा आपको मालूम है कि साइंस में 3 पोर्शन है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। तो केमिस्ट्री मेरा पोर्शन था, तो आज से मैं आपका केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में आपके सामने दिख रहा है, केमिस्ट्री में हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, है ना। चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है मैटर इन द सराउंडिंग। ओके, आपको दिख रहा होगा मैटर इन द सराउंडिंग। तो यहाँ से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, वैसे तो ये चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किए हुए हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। फिर भी हम यहाँ पे इस चैप्टर में सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बस ज़रूरत क्या है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस चीज़ों को बार बार रिवाइज करते जाएं, क्योंकि अब क्या है, ये बेसिक क्लासेस है 9th में, जो कि आपको 10th में भी यूज़फुल होंगी, 11th में भी और 12th में भी यूज़फुल होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट हेडिंग है व्हाट इज मैटर। यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर, है ना, कि जो मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल का नेचर, है ना। तो चलिए पहले हम मैटर के पार्टिकल का नेचर डिस्कस करने से पहले, बिफोर डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, we will discuss about what is matter. So here you can look that here I wrote a definition: anything that occupy space and has mass, है ना। ये आपको प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो जिसके पास मास है मतलब खुद का वजन है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, वो मैटर कहलाता है ना। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसके पास मास है, विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, जिसके पास मास है और जगह घेरता है ना। अब जैसे मान लीजिए आपकी बुक है ना, उसका कुछ मास है और उसे रखने के लिए प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो वो क्या हुआ, मैटर हुआ। आपका पेन, आपका बैग, बॉटल, लंच बॉक्स, है ना, कोई भी यूटेंसिल्स, कोई भी बर्तन, है ना, आपका क्लॉथ, कॉम, कंघी, है ना, XYZ, जो भी आपके घर में बाहर जो भी आपको चीज़ें दिखेंगी, जो भी आपको थिंग्स दिखेंगे, वहाँ पे आप देखते हैं कि यार हर चीज़ को रिक्वायर्ड होता है एक प्लेस, हर चीज़ के पास कुछ ना कुछ मास होता है। वो सभी क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। और इसके आगे भी थोड़ा सा मैंने इंक्लूड किया है, इज फेल्ट बाय सेंस, है ना, जो फील किया जा सके, सेंस मतलब जो सेंस किया जा सके, है ना। जैसे मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है, उसे अगर टच करते हैं तो हमें सेंस होता है कि हाँ यार हमने कुछ उठाया। जैसे वाटर है, वाटर में हम जब हैंड को डालते हैं, हैंड को डिप करते हैं, तो हमें सेंस होता है कि नहीं यहाँ पे कुछ वाटर है या मिल्क है या ऑयल है, तो ऐसा हमें सेंस होता है। तो फाइनली जो मैटर है, मैटर की डेफिनेशन क्या हो गई, एनीथिंग विच हैज मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज फेल्ट बाय सेंस, है ना, जो जगह घेरता हो, जिसके पास मास हो, है ना, और जो सेंस किया जा सके, वो मैटर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मैटर होता है ना, जो मैटर होता है वो बेसिक एलिमेंट से बना होता है, जिसे हम पंच तत्व भी बोलते हैं, है ना। और वो एयर होता है, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हाँ जी, आपको मालूम है कि जो हवा है, जमीन है, आग है, आकाश है और पानी है, इसी से मिलके सब कुछ बना हुआ है। व्हाट इज ओवर द अर्थ, ऑल इज मेड बाय द एयर, अर्थ, फायर
sky and the water. So this all the things whatever we are looking around us, this all are made for this पंच तत्वस, है ना. तो ये सभी चीजें मतलब साइंस के बताने का मतलब क्या है कि जो हमारा मैटर है वो हवा से बना होगा, अर्थ से बना होगा, फायर से बना होगा, स्काई से बना होगा या फिर वाटर से बना होगा, है ना. तो ये बताया जा सकता है कि मैटर क्या है. तो मैटर वो चीज़ें हैं जिसके पास मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जो सेंस किया जा सकता हो. जब उसे टच करे तो वो सेंस किया जा सेंस होता हो, वो मैटर है. और मैटर किससे बनता है? तो पंच तत्वों से बनता है. और ये पंच तत्व क्या है? तो ये एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड द वाटर. ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है. चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग को मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर. तो चलिए हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैटर के. कैरेक्टरिस्टिक मीन्स क्वालिटीज, गुण क्या है. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. फर्स्ट पॉइंट यू कैन लुक इजिली हियर, मेड ऑफ द टीनी पार्टिकल्स, है ना. अब हमें मालूम है कि every matter is made of the teeny particle, and this teeny particle is called atom. This teeny particle is called atom. What is called atom, है ना. What is called atom. अब देखिए एटम. तो आपको मालूम है कि जो भी मैटर है, जो भी हमारे सराउंडिंग में है, वो जो मैटर है वो एक टीनी पार्टिकल से बना होता है. टीनी पार्टिकल्स से बना होता है. और ये टीनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम होते हैं. एटम क्या होता है? मीन्स एटम किस जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम क्या होता है? तो एटम के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम किससे मिलके बना है या एटम का अरेंजमेंट कैसा है, आपने देखा होगा. और फिर से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि एटम में क्या होता है. एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स एनर्जी सेल में, जिसे आप लोग ऑर्बिट बोलते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, है ना. न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं. न्यूक्लियस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, है ना. और क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही एटम का मास होता है ना. तो एटम, है ना, मैंने आपको बताया और हमने देखा हुआ है एटम क्या होता है. तो एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो फर्स्ट पॉइंट यही आपको बोला जा रहा है कि जो एटम होता है, एटम इज मेड ऑफ द टीनी पार्टिकल, और सॉरी मैटर इज मेड ऑफ द टीनी पार्टिकल. और ये मैटर क्या होता है? तो ये टीनी पार्टिकल क्या होता है? व्हाट इज द टीनी पार्टिकल? सो हियर टीनी पार्टिकल इज द एटम. ओके, चलिए हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं. वेकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन द पार्टिकल्स, है ना. आपको मालूम है कि जो पार्टिकल्स हैं, भले वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सबके बीच में वेकेंट स्पेस होता है ना. अब सबके बीच में वेकेंट स्पेस होता है तो उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना. और ये अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. फिर थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं. पार्टिकल्स आर इन द कंटिन्यूअस मोशन, है ना. आपको मालूम है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोई मैटर है, मैटर के जो एटम्स हैं, जो टीनी पार्टिकल फैला रहे हैं, वो मोशन में होते हैं, है ना. अब मोशन में होते हैं, जिसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा रहता है वो मोशन ज़्यादा कर पाता है. जिसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम रहता है वो मोशन नहीं कर पाता, तो वाइब्रेशन कर पाता है ना. कोई रोटेटरी मोशन कर पाता है, सिंपल मोशन कर पाता है ना. कोई सब कुछ कर पाता है ना. तो मतलब क्या कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके थ्रू बात करते हैं. जैसे हम बात करें वाटर की, है ना. वाटर आपने एक ग्लास में फिल किया. अब एक ग्लास में वाटर फिल किया और उसे किचन रूम से लेके ड्राइंग रूम तक लेके आए, तो आप देखेंगे कि जब आप मोशन कर रहे थे उस ड्यूरेशन में जो ग्लास में वाटर था वो भी मूव हो रहा था, है ना. दैट टाइम द वाटर वाज आल्सो मूविंग. व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम किचन साइड टू ड्राइंग रूम, that time water which was in your hand was also moving,
तो ये क्या था कि पानी भी मूव हो रहा था। पानी भी इसलिए मूव हो रहा था, जो ग्लास में वाटर फिल्ड था वो इसलिए मूव किया हो रहा था क्योंकि क्या है, उसके बीच में मीन्स जो वाटर है, वाटर के बीच के जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है। इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसके कारण से वो मूव कर पाएगा, है ना। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए जी, है ना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। ये मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है एंड इट इज़ अ थर्ड पार्टिकल, ओके, है ना। हियर इज ऑल्सो, ये आप मान लीजिए लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे मैं सॉलिड ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये लिक्विड मैंने बनाया, लिक्विड पार्टिकल्स जो भी मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं, लिक्विड पार्टिकल्स के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, जो दो पार्टिकल्स के बीच का जो प्लेस आपको दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, इसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। जैसे ये है, ये है, ये है ना, इसी को इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। अब जब इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगा, जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो इजीली मूव कर पाएंगे क्योंकि उसके बीच में प्लेस है चलने के लिए, मूव करने के लिए। लेकिन वही जब मैं यहाँ पे बात करूँ सॉलिड में, अगर ये सॉलिड में मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। और स्पेस है भी कहीं कहीं, स्पेस है भी तो एकदम थोड़ा सा है जिसमें वो मूव नहीं कर पाएगा, बस वो अपने प्लेस पे ही क्या कर पाएगा, वाइब्रेशन कर पाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे फोर्स की, क्योंकि हमारे लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है ना। हमने तो अभी तक बात किया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो दो पार्टिकल के बीच की स्पेस है, जितनी भी स्पेस है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस है। यहाँ पे लिक्विड में ज़्यादा है, सॉलिड में कम है ना। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं। देखिए जो सॉलिड है, सॉलिड में देखिए जो पार्टिकल्स है, ये वाले और ये वाले, इसके बीच में स्पेस कम है, स्पेस कम है तो पार्टिकल एकदम एक दूसरे के पास पास है। अब जैसे ही पार्टिकल एक दूसरे के पास पास रहेंगे तो उनके बीच में फोर्स ज़्यादा रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। और जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, वी आर टेकिंग हियर एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस एंड यू आर ट्रेवल थ्रू बस, है ना, बस। एंड इन द बस इज फुल विद द पैसेंजर्स। और बस में क्या हो रहा है, जहाँ आप जो आपकी सीट है, जो आपका प्लेस है, वहाँ पे थ्री रो सीट है, जहाँ पे आप भी बैठे हुए हैं, आपके जो नेबर है वो भी बैठा है, फिर नेबर में और भी बैठा है ना। अब क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा अगर बस को जर्क लगता है, जब जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है तो जर्क आपको भी फील होता है ना। कभी वो ज़्यादा स्पीड में था और उसने ब्रेक अप्लाई किया तो जर्क ज़्यादा फील होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप उस जर्क को रिड्यूस कर पाएंगे, जो आपका नेबर है उसे होल्ड करके, है ना, वो आपको होल्ड कर ले, आप उसे होल्ड कर लो और बाजू वाला जो है सब एक दूसरे को होल्ड कर ले। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जर्क है, जर्क का फोर्स शायद आप लोग अपने फोर्स से रिड्यूस कर पाएंगे, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि जब पास में बैठे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोग उसे होल्ड कर पा रहे हैं, है ना। और जब आप उस बस के उस सीट पर अकेले बैठे हैं और जर्क आए तो जर्क को आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इक्वल है, प्लेस ज़्यादा है, प्लेस ज़्यादा है तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना।
तो ये जो थर्ड पॉइंट था यहाँ पे, इससे ये हमें समझ में आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा जहाँ पे फोर्स इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है, अगर वो होगा लेस देन, कम होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है जी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि एक कम तो दूसरा ज़्यादा, दूसरा ज़्यादा तो पहला कम। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ रही है? ये आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो स्टेट मैटर का जो भी स्टेट हो, आपको मालूम है कि मैटर 3 स्टेट में, जनरली मैटर 3 स्टेट में फाउंड होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। बट मेनली जो मैटर होते हैं वो 5 स्टेट में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोसन पार्टिकल्स, है ना। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो मैटर है, जो स्टेट है, स्टेट को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो पहले हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन के टाइप की, जिसके बेसिस पे हम मैटर के स्टेट को क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, बेस्ड अपॉन द पार्टिकल्स अरेंजमेंट। जो मैटर का स्टेट होता है, इन विच स्टेट मैटर इज फाउंड, इट इज डिफाइंड बाय द पार्टिकल्स अरेंजमेंट, है ना। पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है ना, पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। अब जैसे मैं आपको बात करता हूँ पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, ये सॉलिड का है ना, ये सॉलिड जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये लिक्विड दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ये गैस दिख रहा है। अब देखिए मैंने बोला कि जो पार्टिकल है वो जो किस स्टेट में है वो डिफाइन करता है पार्टिकल के अरेंजमेंट पे। अब देखिए ये जो सॉलिड है, सॉलिड जो आपको दिख रहा है, सॉलिड में आपको दिख रहा है कि जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के बहुत पास है ना, एक दूसरे के बहुत पास है। जो इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस दिख रहा है, देखिए बीच बीच में आपको गैपिंग दिख रही है, यहाँ पे बीच बीच में गैपिंग दिख रही है। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, पार्टिकल एकदम रेगुलर अरेंजमेंट में है ना। अब यहाँ पे जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है, यहाँ पे इरेगुलर है, लेकिन इनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ तो इंटरमोलिकुलर स्पेस और भी ज़्यादा दिख रहा है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जो पार्टिकल का स्टेट डिफाइन किया जाता है, वो पार्टिकल का स्टेट डिफाइन किया जाता है, इनके मैटर के स्टेट जो डिफाइन किया जाता है, इनके पार्टिकल अरेंजमेंट पे डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट पार्टिकल अरेंजमेंट पे, सेकंड बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल की एनर्जी कैसी है। अब भैया पार्टिकल की एनर्जी मतलब क्या, ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो पार्टिकल की एनर्जी मतलब क्या कि आप देखिए जो पार्टिकल जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल पास है, उसके मॉलिक्यूल पास है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो मूव कर ही नहीं पाएगा, है ना, जबकि मूव कर ही नहीं पाएगा। हाँ जी, जो ये है, जो सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो तो क्या है, दूर है। अब सॉलिड में जो पार्टिकल जो है वो दूर हैं। आप देखें यहाँ पे जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स सॉलिड में पार्टिकल पास है, देखिए इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत कम है, और मैंने अभी पीछे आपको बताया था इंटरमोलिकुलर स्पेस कम रहेगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा,
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम रहेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम रहेगा। मैंने पीछे आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, वहां पे मुझे लिखना था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, क्योंकि सॉरी वहां पे मैंने सही लिखा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चलिए फिर से बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर है कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ज़्यादा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा भूल गया कि हम बात क्या कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं पार्टिकल के एनर्जी की। अब देखिए ये सॉलिड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल मूव कर पाएंगे क्या, पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे। जबकि यहाँ लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम रहेगा तो ये क्या होगा, ये मूव कर पाएंगे, ये मूव कर पाएंगे, तो इनकी एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होगी। और ये गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, ये बहुत ही अच्छे से मूव कर पाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड है, सॉलिड में सॉलिड क्या है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो गैस में कम होगा ना। हाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है गैसेस में तो कम होगा ना। हाँ उसके एटम दूर होंगे तो हाँ, मैंने क्या बोल दिया, गलत उल्ट, अच्छा ज़्यादा बोल दिया, डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा होगा। गलत बोल दिया। अभी यहीं पे बोल के करेक्ट कर तो दूँ। अभी 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 जस्ट ही बोला है, बोल रहे हैं सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। इंटरमॉल गैस में, गैस के केस में बात करेंगे। ठीक, मालूम नहीं क्या हो गया पढ़ाते पढ़ाते, कंफ्यूज है। कंपैरेटिवली वाटर के केस में, लिक्विड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच की जो स्पेस है वो कंपैरेटिवली गैस से कम है, इसलिए कंपैरेटिवली गैस से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज्यादा है कंपैरेटिवली गैस से। लेकिन अगर हम लिक्विड का कंपैरिजन हम सॉलिड से करें तो स्पेस भी बिल्कुल ही कम हो गई, इसलिए वहां का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा हो गया। ये चीज तो बताना है। ये बता दे, बताते बताते ना मैंने सब गड़बड़ कर दिया। नहीं एक्चुअली क्या अपन अभी तो पढ़ा नहीं रहा है ना साइंस। तो अच्छा पता है एक बात बताऊँ तुमको, मैं तुमको ऐसा देखता हूँ तुम्हारे उसमें एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा तुम इम्प्रूव करोगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे तुम लोग क्या करते हो, तुम एक मतलब जब भी बात किया करो ना तो सिर्फ एक पॉइंट कर लिया करो, हम इसकी बात करेंगे, कम बोला करो और सटीक बोल दिया करो। प्लस क्या होता है, बात करने के बाद थोड़ा सा स्टे भी दिया करो, कंटिन्यूस बोलते हो तुम। तो कंटिन्यू बोलने से क्या होता है, अब जैसे मैं ही तुम्हारी बात सुन रहा था तो चूंकि मुझे तो चीज़ें पता है तो मैं समझ पा रहा था तुम ये बोल रहे हो, लेकिन जो स्टूडेंट होंगे उनको उतना समझ में आएगा नहीं। तो अब जैसे मान लो तुम्हें अब जैसे दो टर्म है तो टर्म पहले क्लियर कर लो कि व्हाट एक्चुअली वी आर टीचिंग, व्हाट एक्चुअली वी आर स्टडीइंग। तो पहला टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये दो चीजें हैं और दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ज्यादा होगा तो ये कम, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ये चीजें पहले तो क्लियर कर लो। अगर स्पेस बढ़ेगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन पावर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब एक तरह से अट्रैक्शन पावर है, तो अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर जैसे जैसे करीब आते हैं तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा उनका अट्रैक्शन। यही चीज हमें देखना है बेटा। सॉलिड में देख लो उसके मॉलिक्यूल बहुत ही करीब है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर आप खुद ही समझ सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा कम, ना के बराबर, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा, इसलिए सॉलिड को तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। लिक्विड में देख लो मॉलिक्यूल्स एज कंपेरेटिवली गैस से कम में है, नजदीक है, उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है एज कंपेरेटिवली गैस से ज्यादा है। गैस में मॉलिक्यूल्स भी बहुत बहुत दूर दूर, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा बिल्कुल नेग्लेक्सिबल होता है, गैस है ही नहीं ना, कम है, बहुत कम है। बस यही बात बोलनी। अब जब भी केमिस्ट्री पढ़ाओ ना तो पॉइंट्स पहले कॉन्सेप्ट की बात करो, कॉन्सेप्ट सबको टिका,
ये हो गया, आगे बढ़ जाओ, है ना? क्योंकि अब तो लॉजिक्स है नहीं है तो लॉजिक्स को क्लियर कर दो और उसके हिसाब से सबको एडजस्ट करो, फिर आगे बढ़ जाओ। इससे 25 मिनट का वीडियो हो गया। हाँ वही ना, मेरे को लगा कि तुमने बीच में क्लोज कर दिए और कंटिन्यू कर दिए। हाँ तो ठीक है ना, इस वीडियो को कंप्लीट कर लो ना। चलिए बस समझा के इसे हाँ कंप्लीट इसको करते हैं। कंप्लीट कर लो, अब उसको छोड़ना 25 मिनट की मेहनत अपनी, 2 मिनट इंपॉर्टेंट है।